Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 2nd of April 2023. 2 अप्रैल 2023 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ। पहला सवाल, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन वुड लूज इट्स क्रेडिबिलिटी इफ। इनमें से क्या चीज़ होगी तो एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन अपनी क्रेडिबिलिटी लूज कर जाएगा। ऑप्शंस आप देख सकते हैं। एंड पहला ऑप्शन, इट इज़ हेवली बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अनदर नेशन। C, it is not based on secular ideas. Third, the people behind framing the constitution were unelected. Yet D, it centralizes power from federal units into the union government. अब देखो, अगर आपने NCERT ढंग से पढ़ी है तो उसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे बड़ी जो क्वालिटी थी कि उसके जो फ्रेमर्स थे, देवर बेसिकली इलेक्टेड मेंबर्स, बहुत सारे मतलब पार्शली इलेक्टेड मेंबर्स थे। इसके अलावा उन सब की बहुत ज़्यादा मतलब अप्रोच थी उन मेंबर्स की, मतलब जो लोग इलेक्ट हुए थे या जो लोग भी फॉर्मर्स थे, फ्रेमर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उनकी बहुत ज़्यादा वाइडर क्रेडिबिलिटी थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। आई होप आप लोगों ने सही अटेम्प्ट किया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग राज्यसभा इलेक्शंस। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, द थर्ड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर एलोकेशन ऑफ राज्यसभा सीट्स टू द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज on the basis of the population. दूसरा कह रहा है, राज्यसभा MPs are elected by the elected members of state assemblies through a system of proportional representation by means of a single transferable vote. तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है, a nominated member of राज्यसभा may join a political party after 6 months of taking a seat to avoid a disqualification. तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? अगर आप देखें इसको अच्छे से, आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। आई होप आप सही अटेम्प्ट करेंगे। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 2 ओनली। दूसरा स्टेटमेंट बस सही है। देखो, अगर आप देखें तो पहला स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि 4th शेड्यूल में है लोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ राज्यसभा, ना कि 3rd शेड्यूल में, तो इसलिए गलत है। एंड जो 3rd स्टेटमेंट है वो भी गलत है कि नॉमिनेटेड मेंबर जो रहता है राज्यसभा का, नॉमिनेटेड मेंबर अगर है तो अगर 6 महीने के अंदर करता है तो ठीक है, लेकिन 6 महीने के बाद नहीं कर सकता। ठीक है ना? तो दैट इज अ थिंग। यहाँ पे केवल 2nd स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरा सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिवाइसेस ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी? फर्स्ट इज रिकॉल, सेकंड इज सिटीजन्स इनिशिएटिव, थर्ड इज रेफरेंडम, फोर्थ इज प्लेबिसाइट। आपको बताना है कि इनमें से डायरेक्ट डेमोक्रेसी के डिवाइसेस कौन कौन से हैं। बहुत ही आसान सवाल है। आई होप आप सभी इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे, है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन मैंने ये रखा था ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो। सेकंड क्वेश्चन भी बहुत आसान था एंड फर्स्ट थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला था। ठीक है, तो आज जरूर बताना कि आप लोगों ने कितने सही की हैं 3 सवालों में। ठीक है ना। आगे मूव करते हैं न्यूज़ एनालिसिस पार्ट में। पहली जो न्यूज़ है वो है, स्पेस सिस्टम डिजाइंस लैब वॉज इनॉग्रेटेड रिसेंटली इन अहमदाबाद। अभी रिसेंटली अहमदाबाद में एक स्पेस सिस्टम डिज़ाइंस लैब बनाई गई है। तो याद रखिएगा, स्पेस सिस्टम डिज़ाइंस लेबोरेटरी या स्पेस सिस्टम डिज़ाइंस लैब कहाँ बनी है? अहमदाबाद में बनी है। बनाया किसने है? तो नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, जो इन स्पेस है, इसरो के अंतर्गत ही आता है। इन स्पेस, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, तो इन स्पेस के द्वारा ये बनाया गया है। द स्पेस सिस्टम डिज़ाइंस लैब पर्पज इज टू हेल्प स्पेस स्टार्टअप्स टर्न देयर इनोवेटिव आइडियाज इनटू इम्प्लीमेंटेबल मॉडल्स। तो जो बेसिकली इसका स्पेस सिस्टम डिज़ाइंस लैब का काम रहेगा वो ये रहेगा कि जो स्टार्टअप्स हैं, अगर उनके पास कोई इनोवेटिव आइडियाज़ हैं तो उनको इम्प्लीमेंटेबल मॉडल्स में कन्वर्ट करने में वो मदद करेगा। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। दूसरा जो न्यूज़ है वो है नेवाडो डेल रुइज नाम के एक स्ट्रैटोवो वॉल्केनो के रिगार्डिंग। तो स्ट्रैटो वॉल्केनो है जो कि लोकेटेड है इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ कोलंबिया। तो कोलंबिया आप सब जानते हैं, इट इज़ इन साउथ अमेरिका। एंड वहाँ पे नेवाडो डेल रुइज नाम का एक स्ट्रैटो वॉल्केनो है विच इज़ लोकेटेड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ कोलंबिया एंड इट इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव एंड डेंजरस वॉल्केनो इन द कंट्री। ये वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव एंड डेंजरस वॉल्केनो है कंट्री का। एंड बहुत इसकी डिस्ट्रक्टिव हिस्ट्री भी रही है। एंड ये आप याद रखिएगा कि स्ट्रैटो वॉल्केनो है। तो स्ट्रैटो वॉल्केनो क्या होता है? बेसिकली स्ट्रैटो वॉल्केनो को ही कंपोजिट वॉल्केनो या कंपोजिट कोन कहा जाता है। ये याद रखिएगा, स्ट्रैटो वॉल्केनो को ही कंपोजिट वॉल्केनो या कंपोजिट कोन कहा जाता है। एंड ये एक्चुअली देखो, स्ट्रैटो नाम ही मतलब कि स्ट्रेटा बना हुआ है, मतलब अलग अलग लेयर्स होंगी, है ना। तो एक लेयर होगी लावा की, फिर उसके ऊपर दूसरी लेयर लावा की चढ़ी होगी। अभी एक्चुअली क्या होता है, इसमें बहुत ही ज़्यादा विस्कस फ्लो निकलता है, हाईली मतलब विस्कोसिटी ज़्यादा रहेगी। अब जब विस्कोसिटी ज़्यादा रहेगी तो कम मूव करेगा। ठीक है ना। गाढ़ा ज़्यादा रहेगा, कम मूव करेगा तो ऊपर ही ऊपर जमता जाएगा, मतलब बह के ऐसे उसको स्लोप नहीं देगा, जेंटल स्लोप नहीं देगा, वो ऊपर ही ऊपर जमता जाएगा। तो कोन के रूप में बनेगा इसका, है ना। तो स्ट्रैटोवॉल्केनो बेसिकली बिल्ड्स अपॉन द हाइट बाय लेयरिंग लावा
ऐश एंड टेफ्रा। तो अलग अलग लेयर्स निकलते हैं, लावा की लेयर है, ऐश की लेयर है, टेफ्रा की लेयर है, वो एक के ऊपर एक जमती जाती है। एंड दे हैव अल्टरनेटिंग लेयर्स ऑफ पायरोक्लास्टिक्स एंड लावा। ठीक है, तो दे हैव अल्टरनेटिंग लेयर्स ऑफ पायरोक्लास्टिक्स एंड लावा एंड इट सॉलिडिफाई। जो लावा निकल रहा है चूंकि वो हाईली विस्कस है इसलिए वो वहीं पर सॉलिडिफाई हो जा रहा है एंड इट मेक्स अ नैरोअर कोन एंड लावा इज बिकॉज ऑफ हाई विस्कोसिटी इसमें स्टीप साइडेडनेस मिल जाती है, स्टीप साइड रहते हैं। ठीक है ना, तो लेट मी शो यू वन फोटोग्राफ ऑफ दिस एज वेल। अगर आप देखें ये, तो ये है आपका स्ट्रैटोवोल्केनो टाइप का है जिसमें अलग अलग आपको ऊपर ही ऊपर लावा जमता जा रहा है एंड ये बिल्कुल आपका एक बहुत जेंटल स्लोप नहीं बनेगा, एक बिल्कुल वो बनेगा। अच्छा, अगर जेंटल बनता है तो उसको फिर हम शील्ड बोलते हैं ना, शील्ड वोल्केनो भी कहा जाता है। एक दूसरा शील्ड होता है जिसमें बसाल्टिक फ्लो होता है जो कि बहुत ज़्यादा फ्लूइड होता है, बहुत ज़्यादा फ्लूइड होता है, इस कारण से वो पूरा बह जाएगा, है ना। जब बह जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो फिर ऊपर ही ऊपर जमा के हाइट नहीं बनाएगा एंड स्टीप स्लोप्स रहेंगे। ठीक है ना। अगली जो न्यूज़ है वो है कि 2 अप्रैल को हर साल वर्ल्ड सेलिब्रेट करता है वर्ल्ड ऑटिज्म डे। तो आज का मतलब क्या है, आज वर्ल्ड ऑटिज्म डे है एंड द डे इज डेडिकेटेड टू स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट ऑटिज्म विच इज़ अ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन दैट मैनिफेस्ट ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड, है ना। तो ये ऑटिज्म जो है एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है एंड the aim of observing this day is to support those who are suffering from autism and promote acceptance and inclusion of autistic people in the society. And autistic people क्या होता है, they are not very much मतलब वो सोशल लोग नहीं होते ज़्यादा, है ना। उनके अंदर जो सिम्टम्स होते हैं वही कि सोशल नहीं होते हैं ज़्यादा एंड रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते। कॉग्निटिव उनकी एबिलिटीज़ हो सकता है बहुत एक्स्ट्रा ब्रिलियंट हो लेकिन वो शो नहीं कर पाती ये सारी चीज़ें। अगली जो न्यूज़ है वो है साइंटिस्ट जो ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने डिस्कवर किया एविडेंस ऑफ अ प्रीवियसली अननोन एंशिएंट मार्सूपियल। तो एक मार्सूपियल के बारे में ऑस्ट्रेलिया में और पता चला है। मार्सूपियल क्या होते हैं, मार्सूपियल बेसिकली होते हैं जो कि अपने यंग वंस को अपने पाउच में रखते हैं ना, पाउच में रखते हैं, जंप करके चलते हैं। ये जैसे कैंगरू हो गया, कैंगरू एक मार्सूपियल एनिमल है। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं, दिस इज अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। और कोई मार्सूपियल अगर आपको पता हो तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है ना। डू गिव मी एन एग्जाम्पल ऑफ अनदर मार्सूपियल अदर देन योर कैंगरू एंड दिस। जो अभी न्यूज़ में है मुकुपिरना 40 डेंटाटा, याद रखिएगा, मुकुपिरना 40 डेंटाटा। दिस इज अनदर मार्सूपियल दैट हैज बीन नाउ एविडेंस हैज बीन डिस्कवर्ड रिगार्डिंग दिस मुकुपिरना 40 डेंटाटा and this has already been found in Australia. This has also been found in Australia only. तो आप याद रखिएगा। आगे जो फ्रंट पेज की सबसे बड़ी न्यूज़ है वो है नो आइडियल्स नो आर्म्स द पट्टनम मिस्ट्री। अब यहाँ पर बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट साइट है जो कि केरला में रिसेंटली जहाँ पे अभी मतलब डिगिंग चल रही है और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा और ये सारी चीज़ वहाँ पे एविडेंसेस निकाले जा रहे हैं चीज़, क्योंकि बहुत पुराना मुजरिस अगर आप देखें तो मतलब बीसी के टाइम, बीसी के एरा का एक पोर्ट है, पोर्ट के रूप में उसका यूज़ होता था मुजरिस पोर्ट का एंड वहाँ पे उसकी मिस्ट्री अभी निकल रही है। इसको मुजरिस को वंस इट वाज रेफर्ड टू एज फर्स्ट एम्पोरियम, इसको फर्स्ट एम्पोरियम ऑफ द इंडियन ओशन भी कहा जाता था। मुजरिस याद रखिएगा, इट इज़ पार्ट ऑफ मुजरिस का ही पार्ट है पट्टनम एंड मुजरिस जो था इसको क्या कहा जाता था, फर्स्ट एम्पोरियम। तो राइट डाउन, प्लीज राइट डाउन दैट मुजरिस वॉज कॉल्ड द फर्स्ट एम्पोरियम ऑफ द इंडियन ओशियन, ठीक है ना। एंड इट इज़ वेरी ओल्ड एग्जाम्पल, इट इज़ फिल्ड विद ग्रेको रोमन क्लासिकल एज, है ना। ग्रेको रोमन आपको बहुत सारे एविडेंसेस में मिलेंगे, आपको मुजरिस में ही मिलेंगे, क्योंकि मुजरिस पोर्ट ही था जहाँ से ये सब गोल्ड और ये सब चीज़ों का आदान प्रदान किया जाता था, फ्रॉम गोल्ड कमिंग फ्रॉम द रोमन एम्पायर एंड ऑल, ठीक है ना। एंड एक्सकेवेशंस लेकिन अभी जब हो रहे हैं तो दे हैव unearthed less than 1% of the site, pointing to a startling fact that there is no evidence that institutionalized religion existed in ancient Pattanam। मतलब कोई एविडेंस रिलीजन का नहीं मिला है। Certainly no indication of graded inequality का कोई एविडेंस नहीं मिला है, ठीक है ना। एंड कैरेक्टराइज्ड कंटेम्प्रेरी, मतलब उस समय जो कंटेम्प्रेरी केरला में और रेस्ट ऑफ इंडिया में चल रहा था उसका कोई एविडेंस यहाँ पट्टनम में नहीं मिला है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो वहाँ पे सील ऑफ स्फिंक्स मिली है, देयर इज अ सील ऑफ स्फिंक्स विच इज नेटिव टू द एंशिएंट ग्रीक सिटी ऑफ थीब्स। तो एंशिएंट ग्रीक सिटी थी थीब्स, वहाँ की सील ऑफ स्फिंक्स मिली है जो कि ऑब्वियसली शोकेस करती है कि रिलेशनशिप विद द ग्रेको एम्पायर। एंड एक और एविडेंस ऐसे मिले हैं जो कि बताते हैं कि उस समय अर्बन सेंटर्स जो थे 5th सेंचुरी BC से लेकर के 5th सेंचुरी AD में, वो यहाँ पे अर्बन सेंटर के रूप में डेवलपमेंट था।
एंड जो पीक था उस अर्बन सेंटर का वो 100 BC से 300 AD के बीच में था. एंड पट्टनम हैज नॉट चूजन टू डिलाइट आर्कियोलॉजिस्ट विद आइडल्स ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस और द रिमेन्स ऑफ ग्रैंडियोस पैलेस और ऑफ वर्शिप, प्लेसेस ऑफ वर्शिप. तो ना तो टेम्पल मिला है, ना गॉड्स मिले हैं, ना गॉडेसेस के आइडल्स मिले हैं. द आयरन एज एंड पोस्ट आयरन एज साइट वाज आल्सो बेरेफ्ट ऑफ सोफिस्टिकेटेड वेपनरी, ना कोई सोफिस्टिकेटेड वेपनरी मिली है. एंड दिस इज इन कंट्रास्ट विद द पट्टनम कंटेम्प्रेरी साइट्स सच एज बेरेनिक इन इजिप्ट एंड खोर रोरी इन ओमान. तो यहाँ की जो पट्टनम के साथ जो कंटेम्प्रेरी साइट्स थी, जैसे कि एक बेरेनिक है साइट इजिप्ट की एंड खोर रोरी साइट है ओमान की, वहाँ पे ये सब इवेंट मतलब जैसे वेपनरी मिली है, ये सारी चीज़ें, लेकिन पट्टनम में ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली. तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस एज वेल. आगे थोड़ा हम लास्ट से आते हैं क्योंकि बहुत सारे देखो न्यूज़ आइटम्स हैं आज, ऐसा नहीं कि न्यूज़ आइटम्स कम है. देयर आर लॉट ऑफ न्यूज़ आइटम्स. वाई हैज़ इजराइल पॉज द जुडिशल रिफॉर्म्स प्लान. अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, देखो इजराइल ने अभी जुडिशल रिफॉर्म करने की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट चला और अपोजिशन के प्रोटेस्ट के कारण फिर उनको रोकना पड़ा 1 महीना. अभी हालांकि उन्होंने कहा कि हम 1 महीने डिले कर रहे हैं. अब मैं आपको रिफॉर्म्स बताता हूँ, आप समझ जाएंगे तुरंत. पहला रिफॉर्म वो ये करना चाहते हैं कि जो इलेक्टोरल प्रोसेस है, मतलब जो जजेस वहाँ पे इलेक्ट होके आते हैं, अभी उसमें एक कंपोजिशन है कि 3 जजेस रहते हैं, 2 बार के मेंबर रहेंगे, 2 गवर्नमेंट के मेंबर रहेंगे, इस तरीके से सिलेक्शन होता है. लेकिन अभी गवर्नमेंट मेजोरिटी में नहीं है सेलेक्ट करने के लिए, तो गवर्नमेंट रिफॉर्म करके ये चाहती है कि जो बार के मेंबर हैं उनको रिप्लेस करके अपने रिप्रेजेंटेटिव को डाल दिया जाए, ताकि जो गवर्नमेंट है वो मेजोरिटी हो जाए और बाकी जो जुडिशियल मेंबर्स हैं वो कम हो जाए. ठीक है, पहला चेंज तो ये करना चाहिए उनके इलेक्शन में. दूसरा, उनसे जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है वो छीनना चाहती है गवर्नमेंट. जुडिशियल रिव्यू क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अभी वहाँ पे जो कोर्ट्स हैं वो किसी भी लॉ को, लेजिस्लेशन को वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं. लेकिन अब गवर्नमेंट वहाँ पे चाहती है कि ये पावर, जुडिशियल रिव्यू की पावर जो है वो ले ली जाए. ठीक है ना, दिस पावर शुड बी टेकन फ्रॉम द कोर्ट्स. ठीक है ना. एंड इसको ओवरराइड करने के लिए केवल एक, मतलब अगर जो वहाँ की पार्लियामेंट है, नेसेट जिसको कहा जाता है, ये देखो लिखा भी है नेसेट, इजराइल की पार्लियामेंट जो है, अगर वो चाहे तो केवल एक सिंपल मेजोरिटी से, चूंकि नेसेट में 120 मेंबर है तो सिंपल मेजोरिटी मतलब 61 है ना, तो 61 लोग जो हैं अगर वो वोटिंग करें कोई डिसीजन को तो वो ओवरटर्न हो जाए. इसके अलावा एक और चीज़ ये है कि यहाँ पे रीजनेबिलिटी टेस्ट, जो रीजनेबिलिटी टेस्ट है वो नहीं चाहते कि कोर्ट कर सके. मतलब क्या होता है, अभी वहाँ पे जो कोर्ट है वो रीजनेबिलिटी के बेसिस में किसी भी लॉ को नल एंड वॉइड कर सकती है, रीजनेबल लॉ अगर नहीं है तो. लेकिन अब ये पावर भी वहाँ पे जो पार्लियामेंट है वो छीनना चाहती है कोर्ट से कि कोई रीजनेबिलिटी का टेस्ट ना किया जाए और हमारे लॉज एज इट इज पास हो जाए. ठीक है ना. अगली जो यहाँ पे टॉपिक है वो है, कैन कंट्रीज बी स्यूड ओवर क्लाइमेट चेंज. तो अभी रिसेंटली एक रेजोल्यूशन पास करने की कोशिश की थी, वनुआतू से वो रेजोल्यूशन आया था. वनुआतू एक आइलैंड है, पैसिफिक आइलैंड है, आप सबको पता है. इट वाज डिवास्टेटेड बाय द 2015 वहाँ पे साइक्लोन आया था, साइक्लोन पैम आया था, एंड इट वाज वेरी डिवास्टेटिंग फॉर वनुआतू. वनुआतू आइलैंड इज इन द पैसिफिक. और अब ये जो मतलब वनुआतू ने जो रेजोल्यूशन लेकर के आया है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज में, तो वो बेसिकली रेजोल्यूशन है टू इंक्लूड ICJ's डिलिब्रेशन, है ना. बेसिकली ये रेजोल्यूशन क्यों लाया गया है, ताकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, विच इज वन ऑफ द मतलब ओल्डेस्ट एंड मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड कोर्ट है वर्ल्ड का, है ना, वर्ल्ड कोर्ट बोलते हैं इसको, ऑब्वियस सी बात है. तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 2 क्वेश्चंस के साथ ही डिलिब्रेट करने के लिए उनको इंक्लूड किया जाएगा. पहला है कि व्हाट the obligation of the states under the international law to ensure the protection of the climate system for present and future generation. मतलब पहले तो ICJ इसमें एक मतलब सजेशन दे कि क्या ऑब्लिगेशन है स्टेट्स के अंडर द इंटरनेशनल लॉज to ensure protection of climate systems, and दूसरा, what are the legal consequences under these obligations for states where they by their acts or omission have caused significant harm to the climate system. मतलब कि वो states जिन्होंने की significant harm पहुंचाया है climate system को, उनके क्या legal obligations हैं. ऑब्वियस सी बात है, वनुआतू एक रिप्रेजेंटेटिव है स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स का, SIDS का, जो कि स्मॉल आइलैंड्स डेवलपिंग स्टेट्स हैं, और वहाँ सबसे ज़्यादा वल्नरेबल लोग रह रहे हैं. सबसे ज़्यादा हार्म जो पहुँचा है क्लाइमेट चेंज के कारण वो उन्हीं स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स को ही पहुँचा है. तो अब ये रेजोल्यूशन जो है ये उस रेफरेंस में है.
इंडिया की अगर मैं आपको पोजीशन बताऊं तो हालांकि इंडिया ने अभी जो ये रेजोल्यूशन लाने वाली कंट्रीज हैं उस ग्रुप में का पार्ट इंडिया नहीं था। इंडिया लेकिन ज़्यादातर इस चीज़ के फेवर में रहता है कि यस, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डेवलप्ड नेशंस के ऊपर रखी जाए। ऑब्वियस सी बात है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में यही चीज़ चाहते हैं वनुआतू और जो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स हैं कि जो डेवलप्ड वर्ल्ड है जिसने कि मोस्ट ऑफ द एमिशन किए हैं उनके ऊपर थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई जाए और उनको बताया जाए कि आप चूंकि आप जो है मेजर कंट्रीब्यूटर हैं इसके लिए, इसलिए आपको ही मिटिगेशन में भी मेजर पार्ट प्ले करना चाहिए, जो कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंसेप्ट आता है। ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ है कि अमेरिका जैसी कंट्रीज, चाइना जैसी कंट्रीज ने अभी इसको कोई भी वो नहीं दिया है वेटेज। ऑब्वियसली बात है, अमेरिका और चाइना चूंकि सबसे बड़े एमिटर्स हैं, सबसे ज़्यादा उन्होंने क्लाइमेट चेंज में अपना वो मतलब ग्रीन हाउस गैस एमिशन किया, तो ऑब्वियसली बात है वो तो इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे। आईसीजे आप सबको पता है हाईएस्ट कोर्ट है, रिकग्नाइज्ड बाय 193 मेंबर्स ऑफ द यूएन, एंड उसको इंक्लूड करने का मतलब है थोड़ा सा जुडिशियल एस्पेक्ट यूज। लेकिन हाँ, ये एक रिकमेंडेटरी नेचर रहेगा, बाइंडिंग नहीं रहेगा, क्योंकि ये कोई जजमेंट तो है नहीं, ये रेजोल्यूशन है और ये केवल डेलिब्रेशन के लिए लाया जा रहा है इसको, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला है मारबर्ग वायरस आउटब्रेक इन 2 अफ्रीकन कंट्रीज। तो मारबर्ग वायरस जो है इसको याद रखिएगा, अभी रिसेंटली तंजानिया और इक्वेटोरियल गिनी में देखा गया है, फर्स्ट एवर के आउटब्रेक है यहाँ पे। वैसे इस डिसीज मारबर्ग डिसीज का जो पहले आइडेंटिफाई किया गया था 1967 में किया गया था, तब जर्मनी और सर्बिया में ये आउटब्रेक हुआ था, एंड इट इज़ अ फैटल वायरल हीमोरेजिक फीवर इन ह्यूमंस। याद रखिएगा ये जो वायरस होता है इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू द एबोला वायरस, इबोला जैसी ही है ये, जो क्लिनिकली दोनों डिसीजेस सेम है। याद रखिएगा क्लिनिकली बोथ द डिसीजेस आर नियर अबाउट सेम, मारबर्ग भी और इबोला भी। एंड मारबर्ग वायरस जो ट्रांसमिट होता है वो ह्यूमंस में हो सकता है थ्रू कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड एनिमल्स लाइक फ्रूट बैट्स, एंड फर्दर ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इज ऑल्सो पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट कॉन्टैक्ट या बॉडीली फ्लूइड के थ्रू ये भी ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। यहाँ पे इस देयर कंसर्न की बात करें तो एक याचिका देयर इज नो अप्रूव्ड वैक्सीन, एंटीवायरल और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी फॉर मारबर्ग वायरस येट, एंड केवल सपोर्टिव केयर है टू मैनेज द सिम्टम्स एंड ऑल। तो अगर कोई आपसे बोलता है कि कोई वैक्सीन है, ये है, तो अभी कोई वैक्सीन नहीं है। आगे देखते हैं IACS नोवेल कंपाउंड ट्रीट्स ड्रग रेजिस्टेंट कालाजार इन्फेक्शन। तो यहाँ पे एक रिसेंटली क्विनोलिन डेरिवेटिव निकाला गया है, विच कैन बी इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग द लोड ऑफ लिश्मानिया डोनोवानी। तो लिश्मानिया डोनोवानी आप सबको पता है कि इज द मेन कॉज ऑफ द कालाजार या लिश्मानियासिस जिसको बोलते हैं, ब्लैक फीवर बोलते हैं, कालाजार को ब्लैक फीवर भी बोलते हैं। ड्रग रेजिस्टेंट लिश्मानियासिस या कालाजार या ब्लैक फीवर जो है उसको सही करने के लिए क्विनोलिन डेरिवेटिव का यूज किया जा रहा है, और ये IACS यानी कि इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस ने बेसिकली ये निकाला है। ठीक है ना। अब ये क्विनोलिन डेरिवेटिव जो है इट्स अ पोटेंट इनहिबिटर ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड टोपोइजोम रेज 1 यानी कि LDTOP1। याद रखिएगा टोपो आइसोमरेज 1 LDTOP1। अब ये बेसिकली है ये जो एंजाइम है इसका इनहिबिटर है क्विनोलिन जो डेरिवेटिव हम यूज़ करेंगे, एंड दैट इज एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ DNA आर्किटेक्चर इन द पैरासाइट्स। ठीक है ना। ये जो एंजाइम है ये एसेंशियल होता है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ DNA आर्किटेक्चर इन द पैरासाइट, और उसको मतलब बेसिकली इनहिबिट करता है आपका ये जो क्विनोलिन डेरिवेटिव हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे अगर हम बात करें लिश्मानिया की, तो लिश्मानिया एक पैरासाइट होता है विच इज फाउंड इन द गट ऑफ सैंड फ्लाई वेक्टर। तो लिश्मानियासिस का जो मेन कॉज है वो एक पैरासाइट है लिश्मानिया डोनोवानी, और वो मिलता किससे, एक वेक्टर से आता है जो कि सैंड फ्लाई वेक्टर होता है। याद रखिएगा सैंड फ्लाई वेक्टर होता है। आई होप यू विल रिमेंबर दैट। एंड कालाजार इज अ वेक्टर बॉर्न निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोन पैरासाइट ऑफ द जीनस लिश्मानिया। तो जीनस लिश्मानिया का एक प्रोटोजोन पैरासाइट है जो कि कॉज करता है आपका कालाजार, एंड कालाजार इज अ वेक्टर बॉर्न। वेक्टर क्या हो गया, सैंड फ्लाई हो गया। याद रखिएगा दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। 4 स्टेट्स हैं इंडिया में जो एंडेमिक है कालाजार, जहाँ पे है बिहार हो गया, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, एंड उत्तर प्रदेश हो गया। यहाँ पे आपको कालाजार या ब्लैक फीवर के डिसीजेज मिलेंगे। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा।
नॉवेल कैटलिस्ट ऑफर्स टू मेक हाइड्रोजन मोर वायबल एज अ फ्यूल। तो अभी एक कैटलिस्ट बनाया गया है जिससे कि जो इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस होती है, यानी कि वाटर में जिसमें वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास करा करके उसको ब्रेक किया जाता है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, उस प्रोसेस को और ज़्यादा फास्ट करने के लिए तो IIT मंडी के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने एक नया कार्बन बेस्ड कैटलिस्ट बनाया है जो कि वाटर इलेक्ट्रोलिसिस को और ज़्यादा एफिशिएंट बना देगा। बस इस न्यूज़ में आप केवल उस कैटलिस्ट को समझ लें, उस कैटलिस्ट के बारे में थोड़े बहुत फैक्ट्स देख लें। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर मैंने ऑलरेडी बताया कि वाटर को स्प्लिट किया जाता है बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड इसमें चूंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी लग जाती थी और बहुत स्लो रिएक्शन होती थी, इस कारण से इसको फास्ट करने के लिए एक कैटलिस्ट बनाया गया है एंड दैट कैटलिस्ट इज बेसिकली कार्बन बेस्ड एंड ऑल। एंड ट्रेडिशनली जो यूज़ होता था उसमें होता था इरिडियम एंड रुथेनियम का एक कैटलिस्ट यूज़ होता था, इरिडियम एंड रुथेनियम का, विच आर मेटल बेस्ड कैटलिस्ट एंड बहुत ज़्यादा वो कॉस्टली भी पड़ते थे। तो अभी एक जो नया कैटलिस्ट बना है वो कार्बन मटेरियल का है एंड उसमें नाइट्रोजन है, कार्बन बेस्ड मटेरियल हैविंग नाइट्रोजन, और ये बहुत ही अच्छा सब्सटीट्यूट है। ये एनोड की तरह भी काम करेगा इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस में और ये एक सब्सटीट्यूट के रूप में भी है। इसको लेजर कार्बन बोलते हैं, लिख लो, जो कैटलिस्ट है उसको लेजर कार्बन बोलते हैं। And this is the name of the material that is produced by exposing a sheet of polyimide polymer to a laser beam। तो polyimide polymer को जब आप लेजर बीम के थ्रू पास कराते हो, it carbonizes the exposed bits and leaves the remainder rich in nitrogen। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये बेसिकली चीज़ है जो की जाती है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं। पुअर टेस्टिंग ऑफ पश्मीना शॉल्स स्टिल पोजेज अ प्रॉब्लम। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, पश्मीना शॉल्स बहुत बड़ा मार्केट है, कश्मीर से ट्रांसमिट होते हैं। आप सबको पता है कि पश्मीना वहाँ पे गोट्स हैं जहाँ से जिसके थ्रू बेसिकली होता है। अब यहाँ पे क्या है, कश्मीर में दो चीज़ हैं, एक है पश्मीना और दूसरा है सहतूश। सहतूश बैंड है, याद रखिएगा। एक वहाँ पे जो सहतूश है वो चिरू नाम की, वहाँ पे एक चिरू नाम की गोट रहती है, चिरू गोट से निकलता है, तिब्बतन इंटरलोप बोलते हैं चिरू को, यहाँ से निकलता है। लेकिन चिरू के नंबर बहुत कम होने लगे थे या तिब्बतन एंटीलोप के नंबर बहुत कम होने लगे थे, इस कारण से गवर्नमेंट ने शहतूश शॉल्स जो हैं उनके मैन्युफैक्चर पर रोक लगा दी थी। तो हुआ इससे ये हुआ कि अब जो कई बार जब पश्मीना शॉल्स जाते हैं तो उनकी टेस्टिंग के दौरान एक माइक्रोस्कोपिक टेस्टिंग होती है। कौन सी टेस्टिंग होती है? माइक्रोस्कोपिक टेस्टिंग होती है। और वो जो माइक्रोस्कोपिक टेस्टिंग है उसमें कई बार सहतूश के उनको रेसे मिल जाते हैं, जो भी है ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं। अब देखो इससे दिक्कत क्या होती है कि फिर उसके बाद वो टेस्टिंग के लिए जाता है ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इस पूरी प्रोसेस में इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है कि बहुत ज़्यादा जो मतलब वेंडर्स हैं जो वो बहुत ज़्यादा परेशान है, जो बेचने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है। इस कारण से उन्होंने रिक्वेस्ट की है गवर्नमेंट से कि इस तरह से माइक्रोस्कोपिक टेस्टिंग ना की जाए। और हाँ, कुछ लोग ज़रूर इलीगल सहतूश को मिक्स कर रहे हैं उसमें, लेकिन इस तरीके से माइक्रोस्कोपिक टेस्टिंग ना की जाए, DNA लेवल की टेस्टिंग कर ली जाए। तो इसी कारण से गवर्नमेंट अब गुड़गांव में या गुरुग्राम में एक टेस्टिंग लैब बनाएगा जो कि बेसिकली DNA टेस्टिंग करेगा इस सहतूश की, ठीक है ना। तो दैट इज आई थिंक ये प्रोसेस को फास्ट कर देगा और यही चीज़ वहाँ पे जो लोग हैं वो चाहते हैं। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अब यहाँ पे इंडिया एंड मलेशिया, हाँ, अब इंडिया और मलेशिया जो है वो रुपीज़ में ट्रेड सॉल्व करेंगे। इस कारण से वही जो मैंने आपको पहले भी बताया कई बार, वोस्ट्रो अकाउंट बनाया है ना। अगर मान लो इंडियन रुपी में इंडिया अपने ट्रांजैक्शंस दूसरी कंट्री के साथ करवाना चाहता है तो एक स्पेशल वोस्ट्रो अकाउंट खुलेगा। और अगर मान लो दूसरी करेंसी में इंडिया कोई करना चाहता है ट्रांजैक्शन तो वहाँ इंडियन बैंक का बाहर नोस्ट्रो अकाउंट खुलेगा। तो वोस्ट्रो और नोस्ट्रो ये दो टर्म्स मैंने आपको पहले ही बताए थे, इन पे क्वेश्चन आ सकता है, याद रखिएगा। बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो था, मैंने कल भी आपको बताया था कि पहला प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर टाइगर रिजर्व बनने वाला था। 50 साल इसके हो चुके हैं एंड प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, याद रखिएगा 1 अप्रैल 1973 को बांदीपुर जो था वो फर्स्ट टाइगर रिजर्व बना था। तो इस कारण से 50 साल हो गए। उस समय 12 टाइगर थे, आज 173 के आसपास टाइगर हैं, याद रखिएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। एक रिपोर्ट है यहाँ पे जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी निकालती है, स्टेटस ऑफ टाइगर्स को प्रेडेटर्स इन प्रे इन इंडिया, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा NTCA 4 साल में टाइगर सेंसस करती ही है, ये भी आपको चीज़ पता है। आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल। एंड एक और न्यूज़ है यहाँ पे विलो के रिगार्डिंग। विलो आप सब जानते हैं कि बैट बनाने के लिए जो लकड़ी है वो विलो वुड होती है। तो यहाँ पे अभी क्रिकेट इंडस्ट्री जो कश्मीर की है, इट इज़ ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स।
कोलैप्स। क्यों? क्योंकि जो विलो है विच इज अ लाइट वेट हार्डवुड विच इज वाइटल रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दीज बैट्स, वो बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं वहाँ पे। ये जो पेड़ हैं विलो के वो बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं एंड इस कारण से बेसिकली जो फैक्ट्रीज हैं वो शट डाउन हो रही हैं। तो दिस ऑल्सो यू नीड टू नो। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।